दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? ऑप्शन है आपके चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो सही उत्तर चालुक्य वंश में। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। और कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। और इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। तो याद रखिएगा, चालुक्य राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? तो सही उत्तर मंडप को। ओडिशा यानी ओडिशा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए। इस काल में मंदिर निर्माण कार्य भुवनेश्वर नगर में हुआ। यहाँ लगभग 100 मंदिर बनाए गए। इनमें से लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसके मुख्य भागों में गर्भगृह, जिसे देउल कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग जगमोहन होता है, जो कि एक प्रकार का मंडप है जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते हैं। और तोरण द्वार को गोपुरम कहा जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ठीक उसी प्रकार बना है जिस प्रकार लिंगराज मंदिर। और भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ निर्धारित की हैं: नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में, बेसर विंध्य और कृष्णा के बीच के भूभाग में, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, और कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र द्रविड़ शैली के मंदिरों का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर कुमारपाल। कुमारपाल का शासनकाल 1143 से 1172 ईस्वी के बीच जो है जैन धर्म की बहुत उन्नत हुई और उसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बादामी, कांचीपुरम, मान्यखेत या पट्टडकल। तो सही उत्तर बादामी में। चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर बादामी में स्थित है। यहाँ पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए, जिनमें से 3 हिंदू और 1 जैन धर्म से संबंधित है। ऐहोल स्थित लाढ़खा मंदिर और पडक्कल की विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर चालुक्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मान्यखेट राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, जबकि कांची पल्लव शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चोल वंश। दोस्तों, चोल सम्राटों का शासनकाल जो है ये तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस शासनकाल में राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से तमिल देश की बहुत उन्नत हुई। इसलिए चोल साम्राज्य को तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन, कला, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में इस काल में तमिल देश में अत्यधिक उन्नति हुई। अगला प्रश्न है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है। चोल सम्राटों की विशिष्ट शासन व्यवस्था में प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही सुदृढ़ स्थानीय स्वायत्तता यानी लोकल ऑटोनॉमी थी। चोल राजा अपना राज्याभिषेक तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, चिदम्बरम, कांचीपुरम आदि स्थानों पर किया करते थे।
चोल प्रशासन में एक सुविस्तृत अधिकारी तंत्र था। सबसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी को प्ररुंदनम और नीचे को शीरुंदनम कहा जाता था। और चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है और उत्तर मेरूर से प्राप्त 919 ईस्वी और 929 ईस्वी के 2 लेखों के आधार पर ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो सही उत्तर है तंजौर या तंजाउर। दोस्तों, चोल काल में वास्तुकला और तक्षण कला के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग के कलाकारों ने मंदिरों की दीवारों पर अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं। अधिकांश चित्र तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ये चित्र प्रमुखतः पौराणिक धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? आपको बताना है। ऑप्शन है सामान्य ग्राम सभा, राज की दरबार, धार्मिक सभा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सामान्य ग्राम सभा। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख होता है, उर, सभा या महासभा और नगरम। उर एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी और उर की जो कार्यकारी समिति थी उसको आलुंगड़म कहा जाता था। सभा या महासभा गांव के विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। ये अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेय अथवा मंगलम भी कहा जाता था। और गांव की गतिविधियों की देखरेख महासभा की कार्यकारी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। और नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। अगला प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देख रेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है नगरम। अभी अभी हमने पढ़ा है कि नगरम चोलकालीन व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदासीन वारियम दोस्तों ये विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। याद रखिएगा, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम का समीकरण विदेशी संबंध विभाग से था। इसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? नाडु, वलनाडु, मंडलम या कुर्रम? तो सही उत्तर कुर्रम हो जाएगा। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था और प्रत्येक कुट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो कुर्रम थी। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सही उत्तर बाघ। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मलनूर थी। बाद में उरैयूर या तंजाउर भी राजधानियां बनी। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक था और पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की मछली था। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके किसके बीच हुआ था तक्कोलम का युद्ध, ये आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। तक्कोलम का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था? तो चोल शासक परांतक प्रथम के पुत्र राज्यादित्य और राष्ट्रकूट, तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। याद रखिएगा, तक्कोलम का युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम के पुत्र राजादित्य और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें राष्ट्रकूटों को विजय मिली थी। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में पाडी कावल से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। चोल अभिलेखों में भूमि कर के साथ साथ जनता से नियमित कर लिए जाने वाले अन्य कई प्रकार के करों का उल्लेख है। पाडी कावल एक प्रकार का कर था जो ग्राम सुरक्षा के लिए लिया जाता था। वेत्ति मुतैयाल मुफ्त खाना और श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था।
परमांजडि उपयोगी वृक्ष पर लगाए जाने वाला कर, और इस काल में शुल्क को कडमय कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वरिट्टपोत्तगक्का। चोल साम्राज्य में राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को वरिट्टपोत्तगक्का कहलाते थे, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के आय व्यय का हिसाब रखते थे। राजस्व विभाग की पंजिका को वरित्तपोकगट्टक कहा जाता था, जिसमें सभी प्रकार के भूमि के ब्यौरे दर्ज होते थे। महासभा को पेरुंगुर्री और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल और समिति के सदस्यों को वारिय पेरुमक्कल कहा जाता था। ओलय नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जबकि इसकी जांच ओलय नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था। तो सही उत्तर है वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार को कहा जाता था। तो याद रखिएगा, चोल काल में बेगार को वेट्टी कहते थे। ये प्रायः सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाता था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य या राजेंद्र चोल। तो सही उत्तर सबसे पहले राजराज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में समस्त कृषि भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि की किस्म के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया। रविकुल माणिक्य, मुम्मुतिज चोल, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर आज राजराज प्रथम की प्रमुख उपाधियां हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम के ही काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो सही उत्तर स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय शासन अथवा स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन था। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं के उल्लेख मिलते हैं, और सभा या महासभा तथा नगरम। इनमें से नगरम व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी। वलंजियर तथा मणिग्रामम व्यापारिक संगठन थे। महासभा अपना कार्य मुख्य रूप से समितियों के माध्यम से करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान समिति को तोट्ट वारियम तथा स्वर्ण समिति को पोन वारियम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था। तो सही उत्तर है वानवन महादेवी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था। तो वानवन महादेवी। राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मा था, जो राजराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद वानवन देवी परांतक की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला प्रश्न है, विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। तो सही उत्तर राजाधिराज प्रथम ने। दोस्तों, राजाधिराज प्रथम ने चालुक्यों पर विजय के उपरांत उनकी राजधानी कल्याणी को लूटा, वहां अपना वीराभिषेक किया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। कल्याणी से वह निशानी के रूप में द्वारपालक की एक सुंदर प्रतिमा भी उठा ले गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर राजेंद्र प्रथम ने। श्री विजय को चीनी ग्रंथों में सनफोप्सी के नाम से उल्लेखित किया गया है। ये सुमात्रा का आधुनिक प्लेम्बंग नामक स्थान है। श्री विजय पर आक्रमण करने वाला चोल शासक राजेंद्र प्रथम था, और श्री विजय के शासक को चोल अभिलेखों में कडारम का शासक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। तो सही उत्तर है कि राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम वह पहला चोल शासक था जिसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। उत्तम चोल ने जो मुद्रा जारी की थी वो चांदी की थी। स्वर्ण मुद्रा के अतिरिक्त राजराज प्रथम ने चांदी और तांबे की मुद्रा भी जारी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। मत्स्य, धनुष, चीता और हाथी। तो सही उत्तर है हाथी जो है ये चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। हाथी चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। मछली, धनुष और चीते का चिन्हांकन चोल शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। संभवतः ये तीनों आकृतियां चोल, पांड्य और केरल राज्यों के राष्ट्रीय चिन्ह थे जिन पर अधिकार करके चोल शासकों ने इन सिक्कों का प्रवर्तन किया। पांड्य शासकों ने मछली की आकृति वाले स्वर्ण सिक्कों का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों उर।
चोल अभिलेखों में दो प्रकार के गांव सभाओं का उल्लेख है जिन्हें उर और सभा अथवा महासभा के नाम से जाना जाता है। उर सर्वसाधारण की सभा थी, जबकि महासभा ब्रह्मदेव अथवा ब्राह्मण बस्तियों की सभा होती थी। अगला प्रश्न है, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है तनियूर। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जिसका शासन एक वायसराय के हाथ में होता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों की ही नियुक्ति की जाती थी और मंडलम के शासकों के पास अपनी सेना और न्यायालय होते थे। कालांतर में ये पद आनुवांशिक हो गया। बड़े बड़े शहर या गांव में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर या तंकुर्रम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम या वलनाडु में हुआ था, जो आजकल की कमिश्नरियों के बराबर होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे, जिन्हें नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था, जिसमें सभी गांव और नगरों के प्रतिनिधि होते थे और नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे, जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आपको बताना है। वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? तो सही उत्तर है शैव। चोल शासक कट्टर शैव थे। विजयालय वंश के चोल शासकों के परम शैव होने और इन्हें उदार संरक्षण देने के कारण ही शैव धर्म द्रविड़ देश के अधिकांश निवासियों का व्यक्तिगत धर्म बन गया था। अगला प्रश्न है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रसिद्ध धरोहर है? तो ऑप्शन है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चोल के या चोल शासकों के समय की प्रमुख धरोहर है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु या कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं और तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल काल से है। अगला प्रश्न है, चोलकालीन कला में किस सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमा का निर्माण हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर नटेश या भगवान शिव की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि चोलकालीन कला में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमा नटेश भगवान शिव का निर्माण हुआ। चोल शासक परांतक ने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर को स्वर्ण आभूषणों से सजाया था और चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। तंजौर का भव्य शैव मंदिर राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था और गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक में उडनकुट्टम नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सही उत्तर उडनकुट्टम का कार्य जो है ये सदा प्रस्तुत समूह या समुच्चय है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार उडनकुट्टम अधिकारियों की किसी परिषद के सदस्य न होकर ऐसे निजी सहायक थे जो राजा और कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये राज्य के विभिन्न छोटे छोटे स्थानों पर काम करते थे। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो सही उत्तर राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने शैव और ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसने श्री विजय और कटाह के शैलेंद्र सम्राट श्रीमार विजयोतुंग वर्मा के नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया था और इस विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के लिए आनय मंगलम नामक ग्राम दान दिया था। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर कुलोतुंग प्रथम। चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोतुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तवीर्त का अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। सन 985 में राजराज प्रथम के साथ चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।
अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और उसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासन के 5वें वर्ष में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया और सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य लाया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर तेरुनेडुंगलम अभिलेख में। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख तेरुनेडुंगलम अभिलेख में हुआ है। विजयालय पल्लवों का सामंत था। उसने पल्लव और पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। पांड्यों को हराकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और उसने तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो उत्तर है परांतक प्रथम। दोस्तों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक को सुंगन दविर्त चोल यानी करों को हटाने वाले की उपाधि मिली है? तो सही उत्तर है कुलोतुंग प्रथम को। सुंगन दविर्त यानी चोल शासक कुलोतुंग प्रथम की उपाधि है। इसका अर्थ करों को हटाने वाला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्वेदी मंगलम का क्या अभिप्राय होता है? तो सही उत्तर चतुर्वेदी मंगलम का अर्थ होता है अग्रहार या ब्राह्मणों और मंदिरों को दी गई कर मुक्त भूमि। तो याद रखिएगा, कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो सही उत्तर भूमिकर। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम सभाएं एकत्र करके सरकारी खजाने में जमा करती थीं। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप कराई, उसकी उत्पादकता के आधार पर करों का निर्धारण किया और ये आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था। अगला प्रश्न है, नाडु क्या था? आपको बताना है नाडु। तो सही उत्तर नाडु एक प्रशासकीय विभाग था। प्रांतीय शासकों की सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबी श्रृंखला थी। प्रत्येक मंडल कई वलनाडुओं में विभाजित था। इसे कोट्टम भी कहा जाता था। इसे वर्तमान कमिश्नरी कह सकते हैं। प्रत्येक वलनाडु का विभाजन नाडु या जिले में हुआ था। नाडु चोल प्रशासन की मुख्य इकाई थी। नाडु की सभा नाट्टार कहलाती थी और नाडु में 2 प्रकार के अधिकारी थे, शासक द्वारा नियुक्त और वंशानुगत सरदार। इनसे ये आशा की जाती थी कि ये आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को सैनिक सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? चोल, चेर और पांड्य। तो यहाँ पर केवल एक चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आखिरी प्रश्न है कि चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? आपको बताना है। होयसल, पांड्य, काकतीय। तो यहाँ पर आप देखिए, होयसल और पांड्य ये जो हैं चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कुलोतुंग द्वितीय के उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे अपने राज्य को अछूत बना रखने में असफल रहे थे। सुदूर दक्षिण में पांड्य, केरल और सिंहल राज्यों में विद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और वे चोलों की अधीनता से मुक्त हो गए थे। द्वार समुद्र के होयसल और इसी प्रकार के अन्य राजवंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य अब सर्वथा क्षीण हो गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।